हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेल लिसनिंग में मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं हूँ टारगेट सेमेस्टर से। आज हम एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड अफगान डायनेस्टी के बारे में, जिसका जो फाउंडर है वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो लोग के बारे में बात कर ली थी। हमने जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बात कर ली और दूसरे नंबर पर हमने बात कर ली नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपसे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, अभी तक हमने क्या क्या बात की है, जैसे एक बार उसका क्विक हम एक बार रिकैप कॉल ले लेते हैं उसको। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना हो चुकी है और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 से लेकर के 1707 तक होने का काम करती है। ठीक है, पहले जो बादशाह आते हैं उनका नाम है बाबर। बाबर का समय काल ज्यादा नहीं रहता है, 4 साल का बहुत छोटा सा समय काल रहता है। तो 1526 से लेकर 1530 तक ये शासन करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं इनको हम कहते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि बाबर के क्या होते हैं, सबसे बड़े बेटे होते हैं। तो हुमायूं दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इनका शासनकाल 2 टाइमलाइन में बटा हुआ है और इसी ट्रांजिशन फेज में एक दूसरे शासक आ रहे हैं जो अफगान डायनेस्टी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। किसके बारे में हम बात करेंगे आज आपसे? आज हम बात करेंगे आपसे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1540 से लेकर के 1545 तक का समय काल है। लगभग इसने 5 साल तक रूल करने का काम किया। टोटल अगर हम बात करें, टोटल यहाँ पे जो डायनेस्टी रही उसको हम सूरी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। जैसे अभी क्या बात कर रहे थे, अभी हम मुगल एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, उसी प्रकार से ये कौन सी डायनेस्टी है? ये है सूरी डायनेस्टी। ठीक है, तो सूरी डायनेस्टी ने टोटल रूल करने का काम किया 1540 से लेकर के 1555 तक। लगभग 15 ईयर्स तक सूरी डायनेस्टी ने क्या किया? रूल किया। इसमें हमें 2 प्रारंभिक शासक दिखेंगे। सबसे पहले शेरशाह सूरी, फिर उनके बेटे, इसमें हम देखेंगे इस्लाम शाह सूरी को देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखेंगे। चलिए वहीं वापस आते, हुमायूं के बारे में बात कर रहे थे। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 1540 तक रहा। 2 बैटल लड़ी इसने। ठीक है, एक 1539 में लड़ी और एक 1540 में लड़ी। ये 2 बैटल्स कौन सी थी? ये 2 बैटल्स थी, ये वाला जो युद्ध था इसको हम चौसा का युद्ध कहते हैं और जो 1540 वाला युद्ध था उसको हम बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो 2 बैटल्स हुई। इन दोनों बैटल्स में हम जानते हैं कि इन 2 बैटल्स में हुमायूं की क्या हो गई? हार हो गई। और इन 2 बैटल्स में हुमायूं भारत से बाहर निष्कासित हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं 15 इयर्स के लिए हुमायूं किसमें चले गए? भारत से बाहर चले गए। तो उनको कहा जाता है, इसको एक्साइल पीरियड कहा जाता है, एक्साइल पीरियड। ठीक है, इसको कहते हैं इट वॉज अ टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ द मुगल एम्पायर। टेम्परेरी मतलब जो कुछ समय काल के लिए हो फिर हट जाए, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ द मुगल। क्योंकि इस समय काल में हमें मुगल दिखाई नहीं पड़ेंगे पिक्चर में, इस समय काल में हमें सूरी डायनेस्टी देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको इस पीरियड को कहते हैं टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ मुगल पीरियड। टेम्परेरी, जैसे सूर्य, जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, तो जो चंद्र ग्रहण लगा वो कुछ समय काल के लगा, टेम्परेरी लगा, और फिर उसके कुछ समय काल, एक दिन रहेगा, फिर उसके बाद हट जाएगा। उसी प्रकार से टेम्परेरी इक्लिप्स रहा मुगल एम्पायर का 15 इयर्स तक, टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, अब ये जो 2 युद्ध हैं, इन 2 युद्धों में हुमायूं की हार हो गई और इन 2 युद्धों में उसको हराने वाला जो इंसान है वो है शेरशाह सूरी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शेरशाह सूरी। तो पहले हम थोड़ा सा यहां तक देख लिया, आपने सारी चीजें देख ली। ठीक है, बाद में फिर हुमायूं आएंगे और 1555 और 56 में
दो बैटल लड़ेंगे, एक बैटल लड़ेंगे उसको कहते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। और एक और बैटल लड़ेंगे 22 जून को, उसको कहेंगे बैटल ऑफ सिरहिंद। तो दो बैटल्स को लड़ेंगे और फिर भारत में फिर से अपनी जो शासन है उसको स्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे, 6 महीने तक ही इनका और रूल हो पाएगा। इनकी मृत्यु हो जाएगी 26 जनवरी 1556 में। तो 26 जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1555 और 56 में दो बैटल्स इन्होंने किससे लड़ा? अफगानों से लड़ा। अफगान उस समय जो शासक था, जो कि पंजाब वाले इलाके के ऊपर रूल कर रहा था, उसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बैटल है, ये बैटल उसने लड़ी आदिल शाह सूरी से, जो कि दिल्ली के ऊपर और आगरा के ऊपर रूल करने का काम कर रहा था। अभी हम लास्ट में देखेंगे कौन कहां पे रूल कर रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं है। सिकंदर शाह सूरी कौन है, आदिल शाह कौन है, लास्ट में हम देखेंगे। तो आदिल शाह सूरी का एक जनरल है जिनका नाम है हेमू, जिन्हें हम हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं, दो बैटल हुई। एक बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ क्या कहा जाता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। और दूसरे जो बैटल है उसको हम सरहिंद का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और दूसरी बैटल हुई, थोड़ी राइटिंग में पहले से ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिरहिंद की बैटल, बैटल ऑफ सिरहिंद, ठीक है। ये वाली जो बैटल हुई है ये 15 मई को लड़ी गई, 15th of मई को। दिस बैटल हैज बीन ऑकर्ड ऑन 15th of मई। एंड ये जो बैटल हुई इसको लड़ा गया है 22 of जून को, ठीक है। एक बैटल लड़ी गई 15 मई को, दूसरी बैटल लड़ी गई 22 जून को। ये दोनों बैटल सन 1555 में लड़ी गई है। 1555 एडी में ये दोनों बैटल्स को लड़ा गया है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए सारी कहानी? ओके चल, तो ये 15 इयर्स किस प्रकार से शासन रहा जब मुगलों को निष्कासित कर दिया गया और मुगल साम्राज्य विघटन की ओर चला गया था। अगर हम ये कहें, और मेरा कहना अगर गलत भी नहीं है, कि अगर शेर शाह सूरी की मृत्यु नहीं हुआ होती, शेर शाह सूरी अगर 15 इयर्स तक रूल नहीं करते, तो अभी शायद सूरी डायनेस्टी का ही भारत के ऊपर शासन रहता और इतिहास शायद कुछ और होता, ठीक है। शेर शाह सूरी, ठीक है, 1540 से लेकर के 1545 तक 5 इयर्स का बहुत छोटा सा शासन काल। लेकिन 5 इयर्स में जो ये करके गए ना, वो पूरे लोग जो 20 साल 25 साल 50 साल आए, इनकी बराबरी, इनके 5 साल के शासन काल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे, आगे अकबर आएंगे। अकबर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आएंगे, जो रैयतवारी प्रथा लेकर आएंगे लैंड रेवेन्यूज में, वो सब इन्हीं की प्रथा से ली गई है, इन्हीं की लैंड रेवेन्यू से, शेर शाह सूरी की लैंड रेवेन्यू प्रथा से ही ली गई है। तो बहुत सारी चीजों का जो मिश्रण दिखेगा, जो अकबर के काल में बहुत सारी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, मनसबदारी प्रथा, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू में अकबर जब्ती सिस्टम को लेकर आता है, तोंदलमल बंदोबस्त को लेकर के आता है, उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आता है, वो भी शेर शाह सूरी से ही ली गई है। बहुत सारी चीजें यहां से ली गई हैं, ठीक है। तो शेर शाह सूरी एक सेकंड अफगान डायनेस्टी को भारत के अंदर स्टैब्लिश करने का काम करता है। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ये क्या है, ये एक प्रकार की सेकंड अफगान डायनेस्टी है। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर फर्स्ट वाली कौन सी है? 1500 टाइमलाइन तो लिख दिया हूं इसका, ठीक। हाँ, सेकंड अफगान डायनेस्टी है जो कि 1540 से लेकर के लगभग कब तक रूल करती है? 1540 से लेकर 1555 तक रूल करने का काम करती है, ठीक है। 40 से 45 वो, फिर 45 से लेकर 55 तक लगभग 15 साल। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर फर्स्ट वाला कौन थी? तो अफगान डायनेस्टी में पहली जो अफगान डायनेस्टी थी वो हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं, इनको लोधी या लोधी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये कौन थे? ये थे लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। इनका टाइमलाइन 1451 से लेकर के 1526 तक था। इसमें 3 शासक आते हैं। पहले शासक होते हैं बहलोल लोधी, दूसरे होते हैं सिकंदर लोधी, और तीसरे और आखिरी शासक जिसको बाबर हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं और बादशाह बन जाते हैं, वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं बाबर। तो 3 शासक हमें लोधी डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। ये कौन सी है? ये अफगान डायनेस्टी, ये पहली अफगान डायनेस्टी है। और ये कौन है? ये लोग हैं जिनको दूसरी अफगान डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं। 1451 से लेके 1526 तक का रूल था। 1451 से 1489 तक का 1488 या 89 तक का बहलोल लोधी। फिर बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1517 तक रहते, 1489 से 1517 तक। फिर 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी रहते, ठीक है। टाइमलाइन आप चेक कर लेना, वो 1488 या 1489 है। 1489 है, एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। सुनो, हाँ, तो हमने इतनी सारी बातें देख ली। अब कुछ बातों को हम, पहली वाली जो बातें हैं उसको 2 मिनट बस रिकॉल करेंगे, फिर अपनी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन क्रिएट करेंगे। तो देखो, अफगान डायनेस्टी में कॉन्सेप्ट होता था जिसको हम कहते थे इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल। इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल। अब आप पूछोगे सर ये इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल क्या होता था? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 5 सरदार हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 नोबल सपोज करो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया नोबल नंबर ए, ये नोबल नंबर बी हो गया, ये नोबल नंबर सी हो गया, और ये नोबल नंबर डी, और ये हो गया नोबल नंबर ई। 5 नोबल्स बैठे हैं। ये पांचों किसी एक पर्सन को, सपोज करो इन्होंने सी वाले को उठाया और अपना यहाँ पे क्या बना दिया? अपना यहाँ पे सुल्तान बना दिया, और इसको क्या बना दिया? अपना किंग या फिर सुल्तान मान लिया, ठीक है। इन जो नॉबल्स हैं, इन नॉबल्स को कहा जाता था मनसद आली। क्या कहा जाता था इन नॉबल्स को? मनसद आली कहा जाता था। मनसद आली, मनसद आली मतलब होता है मेरे पुत्र। मतलब बहलोल लोधी अपने नॉबल्स को, अपने आमीरों को मनसद आली कह के पुकारा करता था। इसका मतलब होता है मेरे पुत्र। तो ये जो नॉबल्स हैं, इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल मतलब क्या? सब कोई बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये किसी एक इंसान को इलेक्ट करेंगे और उसको किंग या फिर सुल्तान बना देंगे, ठीक है। अगर ये चाहें, जितने नोबल हैं, आमिर हैं, इनके पास खुद की अपनी पर्टिकुलर आर्मी है, पर्सनल आर्मी इनके पास खुद की है। अगर ये चाहें तो किसी को भी यहाँ से हटा करके किसी और को बैठा दे, ठीक है। अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं तो ये मुझे गद्दी से हटाकर किसी दूसरे इंसान को गद्दी के ऊपर बैठा सकते हैं, ठीक है। इतनी इनमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। तो हमें देखने को मिला कि अफगान डायनेस्टी का जो सिस्टम है वो कभी भी हेरिडिटिकल नहीं है। जो राजा बनेगा वो कभी भी हेरिडिटिकल सिस्टम नहीं है। अगर आप काबिल होगे तो आप अगले सुल्तान बनाए जाओगे, ठीक है, नहीं तो आप नहीं बनाए जाओगे। तो ये जो पोस्ट है, ये जो किंग या जो सुल्तान जो बनाए गए फर्स्ट अफगान डायनेस्टी में, ये क्या थे? ये नॉन हेरिडिटिकल थे। नॉन हेरिडिटिकल मतलब क्या होते? एक समय काल में हैं, उसके बाद होंगे नहीं होंगे वो उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज उनके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप डिसाइड करेंगे कि मैं आपको एलिजिबल हूं कि नहीं आपको पढ़ाने के। हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मैं उस काबिल ना हूं कि आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। हो सकता है कोई अन्य इंसान जो मुझसे भी अच्छा पढ़ा सके, जो समझा सके, वो आपको पढ़ाए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलो। एक अफगान डायनेस्टी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। इनको, जैसे अफगानों को पठान के नामों से भी जाना जाता है। अफगान कहाँ के हैं? अफगान जो मूल निवासी हैं वो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के मूल निवासी हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको पठानों के नाम से जाना जाता है। लंबे चौड़े होते हैं, 6 फुट के होते हैं, और शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत अच्छे शरीर से फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब एकदम खाली टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान, अफगान के रहने वाले जो लोग हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको
अफगान कहा जाता है, इनको हम पठान के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है क्यों पठान कहा जाता है। पहले इनको पिट्ठू कहा जाता था, पठान कहा जाने लगा, ठीक है। ये जो पठान लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, इनका जो मुख्य जो पेशा है वो हॉर्स ट्रेडिंग है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है घोड़ों का व्यापार। तो ये क्या करते थे, ये पठान जो अफगानिस्तान में जो अफगानी लोग रहते थे वो घोड़ों के व्यापार में ज्यादातर सम्मिलित रहते थे। ज्यादातर जो अफगान देखेंगे हम वो घोड़ों के व्यापार में ही क्या है, सम्मिलित हैं। अफगान मतलब पठान, पठान अफगान सेम है, ठीक है। चलो समझ गए यहां तक, चलो आगे बढ़ते। ये हमारे शेरशाह सूरी हैं, देख सकते हैं आप 1540 से 1555 तक, 1540 1555 तक। वाह क्या दाढ़ी है, क्या इनका। चलो पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। ये शेरशाह का जन्म 1472 में बेजवाड़ा एक जगह है, बेजवाड़ा, या इसको हम कहते हैं होशियारपुर, जो कि पंजाब के पास है। इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बेजवाड़ा में, जो कि कहाँ पर है, होशियारपुर पंजाब में पड़ता है। कानूंगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 में हुआ। तो 1472 मेनली हिस्टोरियन मानते हैं, लेकिन एक हिस्टोरियन है, इनका नाम है कियार कानूंगो। कियार कानूंगो मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। इनका जो जन्म है वो इनका जो जन्म का ईयर है वो 1486 है, 1472 नहीं है, 1486 है, ठीक है। तो 1472 सारे हिस्टोरियन मानते हैं, मेनली हिस्टोरियन 1472 मानते हैं, लेकिन इनका जन्म 1472 में ना होकर कानूंगो कहते हैं 1486 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये कानूंगो जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एचओडी भी रहे थे, ठीक है। ये वही कानूंगो हैं। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मेन कैंपस में, एचओडी के कैबिन के अंदर जाइएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शायद ऐसे रिजवी साहब हैं, अभी मुझे नहीं पता, मेरे समय में ऐसे रिजवी पढ़ाते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एचओडी जो थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के मेडावल मॉडर्न, ठीक है, ऐसे रिजवी हेड थे उस समय। कानूंगो एचओडी रह चुके हैं, कानूंगो साहब, कियार कानूंगो साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लखनऊ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस में है, लखनऊ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, ठीक है। और इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में बहुत रिसर्च की है, बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में रिसर्च की है। इनका नाम है कियार कानूंगो, लखनऊ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस में से ही आते हैं। आप जाना तो एक बिलबोर्ड लगा रहता है, एचओडी कैबिन में एक बिलबोर्ड लगा रहता है, उसमें नाम लिखा होता है कि इसके पहले कौन कौन लोग एचओडी रहे हैं। उसमें आपको डॉक्टर कियार कानूंगो का नाम मिलेगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। एक बार मुझे देख कर बताना। मुझे लग रहा है जहां तक मुझे याद आ रहा था पहले, अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, होगा उनका नाम, ठीक है। चलो, जन्म 1486 में हुआ था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। इनके बचपन का क्या नाम था, कई बार एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल डाटा वाले एग्जामिनेशन में पूछता है। इनके बचपन का नाम था फरीद, फरीद खान नाम था, ठीक है। तो बचपन का नाम इनके क्या था, बचपन का नाम इनके था फरीद खान, ठीक है। समझ गए, यहां तक समझ रहे हो सारी चीजें, ठीक। चल मिटा दूं क्या इतना यार, बहुत वो लग रहा है। कानूंगो साहब का नाम एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होंगे तो आप भी कानूंगो साहब को जरूर जानते होंगे, ठीक है। चलो, हाँ, हम कहाँ पे थे, हम फरीद के ऊपर थे। तो हम इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, फरीद खान था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल डाटा वाले एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है, नोट कर लेना है। एक बात और सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने अभी नोट्स नहीं बनाया है इस पीडीएफ को। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जामिनेशंस में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको भी करा देंगे आपको, ठीक है। जो मोस्टली मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आता है, बट मैंने जब सिलेबस देखा था तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ था सूरी डायनेस्टी का, इसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आप मुझसे बताएंगे, अगर क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से आता है मैं क्वेश्चन देखूंगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो पड़ जाएगी, ठीक है।
तो उसकी टेंशन मत लेना यार, ठीक है। चलो, शेर शाह के पिता का नाम हसन खान था। इनके पिता का नाम था हसन खान, जो सासाराम का एक छोटा सा जागीरदार था। ये सासाराम बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम, वो वहां के क्या थे, एक छोटे से क्या थे, जागीरदार थे। जागीरदार क्या होता है, जागीर मतलब किसी को एक लैंड का टुकड़ा दे दिया एम्परर ने, ठीक है, और वो क्या करेगा, वहां से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा और अपनी जीविका चलाएगा, उसको क्या कहते हैं, जागीरदार कहते हैं, ठीक है। ये जागीरदार और मनसबदार शब्दों में बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। तो जागीरदार था। हसन खान व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिससे जमाल खान ने समझौता करके दूर करवाने की बात कही, ठीक है। अच्छा देखो, हसन खान जो थे उनकी 4 बीवियां थी और 8 बच्चे थे, 8 सन थे। उसमें से एक जो सन था उसका नाम था फरीद, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपनी चौथी बीवी पे बहुत ज्यादा वो ध्यान दिया करता था। अब इनके मास्टर हुआ करते थे, इनके मास्टर का नाम था जमाल खान। इनके मास्टर क्या नाम था, इनके मास्टर का नाम था जमाल खान, ठीक है। ठीक है, अभी जमाल खान के बारे में हम देखते हैं। इनके मास्टर का नाम क्या था, हसन खान के जो मास्टर थे उनका नाम था जमाल खान, ठीक है। यहां तक समझ रहे हो सही चीजें आप, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो बहुत मनमुटाव हमें देखता है बाप और बेटे के बीच में, मतलब फरीद खान और हसन खान, मतलब शेरशाह सूरी, और इनके बीच में हमें बहुत मनमुटाव देखने को मिलता है उनके पिता के बीच में, ठीक है। चलो, शेरशाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के पास आए, जिन्होंने शेरशाह को अपने पुत्र जमाल खान का शिक्षा नियुक्त किया। थोड़ा सा हम पहले जाएंगे, शायद वो पॉइंट नहीं लिखे गए हैं। शेरशाह के पिता हसन खान ने जमाल खान के यहाँ नौकरी की। जब सिकंदर लोडी जमाल खान को जौनपुर भेजा तो हसन खान भी जौनपुर आ गया, और जमाल खान ने हसन खान की सासाराम की जागीर देने के लिए कह दिया था, ठीक है। तो कहा जाता है एक इंसान थे, इनका नाम था जमाल खान। यहां देख लो, लिखा नहीं है, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी पता नहीं क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इसको नोट करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट को लिखा ही नहीं है, ठीक है। सुनो, जमाल खान जो थे वो मास्टर थे इनके पिता के, मास्टर ऑफ हसन खान, ठीक है। हसन खान पिता है शेरशाह सूरी के, ठीक है। तो इनके मास्टर का नाम था जमाल खान, ठीक है। सिकंदर लोडी के समय काल में, सिकंदर लोडी का समय काल कौन सा, 1489 से 1517 तक का। तो सिकंदर लोडी जमाल खान को जौनपुर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, जौनपुर भेजते हैं, और अपने पिता के साथ हसन खान के साथ शेरशाह या फरीद खान भी जौनपुर पे जाते हैं, ठीक है। और वहां पर अपना जो पढ़ाई का काम है वो पढ़ाई का काम करते हैं, बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, जैसे अरेबिक भाषा, पर्शियन भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है। कई सारे अन्य भाषाओं में ये परंपरागत होते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन लोग हैं जिनका संबंध जौनपुर से है। तो फरीद खान जिनका शेरशाह सूरी है, उनकी जो पूरी की पूरी जो शिक्षा हुई है, जो एजुकेशन हुई है, वो कहाँ से हुई है, वो हुई है कहाँ से, जौनपुर से हुई है। कहाँ से हुई है, जौनपुर से हुई है। इस जगह को नोट करना, जौनपुर में पूरा का पूरा शिक्षण का कार्य किसका हुआ है, फरीद खान का हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फैक्चुअल एग्जामिनेशन में कि बताओ किन निम्नलिखित में से किन लोग का संबंध जौनपुर से है। तो जौनपुर से संबंध किसका है, फरीद खान का है। पूरी की पूरी शिक्षा ग्रहण उन्होंने वहीं से की है, ठीक है। यहां तक समझ गए, ओके। चलो, एक बात जौनपुर के बारे में हम ये बता सकते हैं, जौनपुर जो था, अगर जगह हो कहीं तो लिख दे रहा हूं, देखो जौनपुर किसके नाम पे पड़ा, जौनपुर पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान, जौना खान के नाम पे क्या पड़ गया है, जौनपुर पड़ गया, ठीक है। तो ये हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर की स्थापना हुई, ठीक है। जौनपुर को हम सूबाए सकरिया कहते हैं, जौनपुर को हम क्या कहते हैं, सूबाए सकरिया कहते हैं, मतलब सरकी डायनेस्टी का एक सूबा कहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं सूबाए सरकिया, ठीक है।
इसको हम कहते हैं सिराज, कहते हैं ईस्ट का सिराज भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सिराज ऑफ ईस्ट। जौनपुर को क्या कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है जौनपुर को? जौनपुर को कहा जाता है सिराज ऑफ ईस्ट। सिराज एक बहुत फेमस शहर है, कहाँ का बताओ? ईस्ट लिख दिया क्या मैंने? हाँ, इसी सही है, सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है जौनपुर को। उसको सूबे सक्रिया भी कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के ऊपर पड़ी थी, ठीक है। स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के ऊपर पड़ी थी। इसकी जो जौनपुर की स्थापना है वो की थी फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक के काल में जौनपुर की स्थापना हुई थी, फिरोज शाह तुगलक काल में। इसको सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। सिराज एक बहुत महत्वपूर्ण टाउन है, ईरान या इराक का बहुत महत्वपूर्ण टाउन है, इसका नाम है सिराज, ठीक है। चलो, एजुकेशन से रिलेटेड दो लोग हैं जिनकी जो शिक्षा है वो जौनपुर में हुई है। उन दो लोग का क्या नाम है? उन दो लोग का क्या नाम है? एक जो है वो तो फरीद खान है, जिन्हें हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, और एक और आदमी है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। सब नोट कर लेना, कुछ मत छोड़ना, ठीक है। क्या नाम है इनका? एक और है, इनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी वही है जिसने पद्मावत लिखी थी। पद्मावत सबने मूवी देखी है, राजा रतन सिंह और पद्मावती की जो कहानी है, अलाउद्दीन खिलजी की जो लव स्टोरी बताई गई है, वो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखने का काम किया अपनी किताब पद्मावत में, ठीक है। सॉरी, पद्मावती नाम था, फिल्म का नाम पहले पद्मावती पड़ा था, बाद में उसका नाम पद्मावत कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी उससे जुड़ गई थी। तो राजा रतन सिंह, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती देवी जो थी रानी, उनकी क्वीन जो थी उनकी, और एक और राजा उस समय दिल्ली का, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उनके बीच की जो स्टोरी है उसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखने का काम किया। तो दो लोगों ने जौनपुर से पढ़ाई की है। ये क्वेश्चन टीजीटी जैसे एग्जामिनेशन होता है, टीचिंग वाले पेपर, उनमें आता है कि निम्नलिखित में से किन दो लोग का संबंध जौनपुर से है? तो जौनपुर का संबंध फरीद खान और मलिक मोहम्मद जैसी से, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते। चलो, तो जौनपुर से शिक्षा ग्रहण हुई। जौनपुर बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके नाम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। इसको सूबा सक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसको शर्की डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। शर्की डायनेस्टी का जो कैपिटल थी वो क्या थी? जौनपुर हुआ करती थी, शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी अगर आपको याद हो तो मैंने तुगलक डायनेस्टी के लास्ट के काल में आपको पढ़ाया था, जौनपुर के बारे में मैंने वहां पे आपको बताया था। मैंने बताया था शर्की डायनेस्टी हमें जौनपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम देख लेना। इसको जौनपुर को हम सूबा सक्रिया कहते हैं। इसको सिराज कहा जाता है ईस्ट का। यहाँ पे दो लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है जौनपुर में, एक है फरीद खान, दूसरे मलिक मोहम्मद जैसी। खत्म करते हैं अब जल्दी से, ठीक है। चलो, शेरशाह दक्षिण बिहार के, तो 1520 में इनके जो पिता होते हैं हसन खान, हसन खान की मृत्यु हो जाती है 1520 के सन में। 1520 में मर जाते हैं, बीमारी मारी होती है, हसन खान ऊपर टपक जाते हैं। तो जो सासाराम की जागीर हसन खान को दी रहती है, ठीक है, वो जागीर अब किसको ट्रांसफर हो जाती है? वो जो जागीर होती है वो उसके सबसे लायक बेटे किसको मिल जाती है? वो जागीर मिल जाती है फरीद खान को, ठीक है। तो फरीद खान या शेरशाह को वो जागीर सासाराम वाली, इसके पिता वाली जागीर को दे दिया जाता है, ठीक है। चलो, अब 1520 में मृत्यु हो गई पिता की। अब शेरशाह सूरी कहाँ आ गया? शेरशाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के पास आया, ठीक है। अपनी जो पुरानी जागीरें हैं उन जगहों को छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई लिखाई कर ली। अब जौनपुर में पढ़ाई लिखाई करके साउथ बिहार चला गया, और साउथ बिहार में एक इंसान मिला जो साउथ बिहार का गवर्नर था। कौन था? गवर्नर था साउथ बिहार का, उसका नाम था बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी की सेवा में चला गया, जो कि कौन था? जो कि सूबेदार था बिहार का। बिहार का सूबेदार बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद है, ठीक है। तो बिहार का सूबेदार था बहार खान लोहानी, उसके अंडर में चला गया।
जिन्होंने शेर शाह को अपने पुत्र जमाल खान का शिक्षक नियुक्त किया। तो बहार खान लोहानी का एक पुत्र था जिसका नाम था जमाल खान। ये जमाल खान लिखा है और ये जो नाम है ये जमाल खान है, ये दूसरे हैं, ये जमाल खान है, ठीक है। और ये जो जमाल खान है ये दूसरे हैं, दोनों लोग दूसरे हैं। जमाल खान हसन खान के मास्टर का भी नाम था, जो हसन खान के मालिक हुआ करते थे। इसके पिता के भी जो मालिक थे उनका भी नाम जमाल खान ही था, ठीक है। तो बहार खान लोहानी का पुत्र जमाल खान का शिक्षक नियुक्त किया गया शेर शाह को। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी, जिसको हम मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनको जो टाइटल दिया गया था, इनका जो असली नाम था वो क्या था, मोहम्मद शाह था। इनकी जो उपाधि थी वो थी बहार खान लोहानी, ठीक है। जैसे शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था, फरीद खान, लेकिन रूलर बनने के बाद उसने टाइटल ले लिया शेर शाह सूरी का। उसी प्रकार से बहार खान लोहानी का असली नाम मोहम्मद शाह था, लेकिन जब वो शासक बन गया, साउथ बिहार का गवर्नर बन गया, तो उसने टाइटल ले लिया खुद का बहार खान लोहानी नाम, ठीक है। तो बहार खान लोहानी ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर शाह की उपाधि से सम्मानित किया। तो कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर मारा था, इसीलिए अब इनके नाम में परिवर्तन हो गया और अब इनका नाम फरीद खान से चेंज होकर क्या हो गया, शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह हो गया, बस शेर शाह शेर खान। अब इनका नाम चेंज होके फरीद खान नहीं, इनका नाम अब क्या है, इनका नाम है शेर खान, ठीक है, समझ गए। चलो 1528 में बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा, तो बहार खान ऊपर पहुंच जाते हैं, अल्लाह के पास, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा थी, विडो थी, जिसका नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था, दूदू बेगम, दुद्दू नहीं, दूदू, ठीक है। दूदू बेगम ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खान, दुद्दू मतलब क्या होता है, दूध होता है ना, दूध को बच्चे बचपन में दूध नहीं बोल पाते तो दुद्धू कहते हैं, ठीक है। इनकी जो बेबी विधवा, उनकी नाम था दूदू बेगम नाम था। शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खान, यही जो नाम है ना, यही जो जलाल खान है यही है, जमाल खान जलाल खान एक ही है, ठीक है। जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया। दूदू बेगम की मृत्यु बाद शेर खान ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। कहा जाता है, अब देखो ये बहुत चालाक था, शेर शाह सूरी बहुत चालाक आदमी, बहुत चालाक। इसने शादी कर ली थी दूदू बेगम से, ठीक है, इससे क्या कर ली थी, इससे विधवा से शादी कर ली थी। और यहाँ पे रूल था कि अगर आप किसी भी विधवा से शादी करोगे तो जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। अफगानों में प्रथा थी कि जो अफगान होते थे किसी विधवा से शादी कर लेते थे तो जो प्रॉपर्टी उस विधवा की होती थी, मतलब दूदू बेगम की जो प्रॉपर्टी थी, साउथ बिहार का जो वो शासक थी, ठीक है, अपने बेटे के मतलब बेटे के अंडर में वो जो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, वो मैरिज जब हुई किसके साथ, शेर खान के साथ जब मैरिज हुई तो वो सारी प्रॉपर्टी शेर खान के पास चली गई थी, ठीक है। दूदू बेगम की मृत्यु बाद शेर शाह ने दक्षिण बिहार का शासन हासिल कर लिया था और जलाल खान को भी धोखे से वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया। जलाल खान की भी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना, वो जमाल खान है, ये जलाल खान है। कई किताबें इतिहासकार कहते हैं ये दोनों सेम नाम है, अब सेम है डिफरेंट है मुझे नहीं पता। जलाल खान की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां तक सबको समझ में आई सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में पहले ही बताया था कि ये चालाक अफगान है। क्या है चालाक अफगान, मतलब होता है क्लेवर अफगान के नाम से बताया था। तो बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में पहले ही उसे अवगत कराया था कि वो क्या है, वो चालाक अफगान है, क्लेवर अफगान के नाम से बताया। क्या हो रहा है यार, इतना हैंग करता है सिस्टम। सो क्या नाम से हैंग कर रहा है यार, तेज भी नहीं लिखा जा रहा। हाँ, क्लेवर अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तो जब बैटल में देखा, बैटल फील्ड में बाबर लड़ रहा था, बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था 1538 में, तो इसके वैल्योर को देखा उसने
और इसके वैल्योर को देख करके, क्योंकि 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें बाबर के साथ शेर शाह सूरी भी था, शेर खान भी था या शेर शाह सूरी भी था, उस बैटल में उसको देखा था और हुमायूं को अवगत कराया था कि इस इंसान से बच कर रहना, नहीं तो आगे चलकर ये तुम्हारा शासन भी पूरा खा सकता है। ठीक है, बाबर एक बहुत दूरदर्शी शासक भी हुआ करता था, हम जानते हैं। ठीक है, 1529 में शेर शाह ने महमूद लोडी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया किंतु पराजित हुआ। तो चालाक अफगान कब कहा गया? 1528 में बाबर की तरफ से जब वो लड़ रहा था बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध जब लड़ रहा था। क्या नाम था? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी किससे हुई थी? बैटल ऑफ चंदेरी मालवा का शासक था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय नाम था, जो कि मालवा का शासक था। इससे बाबर जब लड़ रहा था किसी ईयर में 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय से, तो इसके साथ शेर खान भी था, बाबर के साथ शेर खान भी हुआ करता था। तो बाबर ने हुमायूं को यह सलाह दी थी कि हमेशा तुम किससे बचकर रहना, हमेशा तुम इस शेर अफगान से बचकर रहना। क्लेवर अफगान है, पूरा का पूरा क्या है? क्लेवर अफगान है, चालाक अफगान है शेर शाह, उससे हमेशा क्या करना? बच कर रहना, आगे चल के वो तुम्हारी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ठीक है, चलो 1529 में शेर शाह ने महमूद लोडी की ओर से घाघरा के युद्ध में लड़ाई की। अब ये महमूद लोडी की तरफ चला गया। 1528 में बाबर की तरफ था, 1529 में ये महमूद लोडी की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। उसका जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, जो राजनीतिक उसकी अपेक्षा होगी, जो राजनीतिक उसके कदम होंगे, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा, वो किसकी तरफ चला गया? वो बाबर से हटकर अब महमूद खान लोडी की तरफ चला गया। ठीक है, तो 1529 में महमूद लोडी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया किंतु पराजित हुआ। घाघरा का युद्ध महमूद लोडी और नुसरत शाह दोनों की अलायंस सेना मिलकर लड़ रही थी बाबर के साथ, और बाबर ने इस युद्ध में महमूद क्या नाम है यार, महमूद लोडी और नुसरत शाह दोनों को क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी और दोनों की हार हो गई। अच्छा, ये महमूद लोडी मैंने बताया था, ये महमूद लोडी कौन है? यंगर ब्रदर है किसका? इब्राहिम लोडी का। मैं पढ़ा चुका हूं। इब्राहिम लोडी का सबसे छोटा भाई है, उसका क्या नाम है? उसी का नाम है महमूद लोडी। तो महमूद लोडी और एक और आदमी था इसके साथ, इनके साथ बिहार का शासक था नुसरत शाह, दोनों साथ लड़ रहे थे और दोनों को बाबर ने क्या किया? हरा दिया। ठीक है, तो महमूद लोडी हार गया तो शेर शाह की भी हार हो गई। तो घाघरा के युद्ध में भाग लिया किंतु पराजित हुआ। 1529 में ही शेर शाह ने बंगाल के नुसरत शाह, मैंने बताया ना बंगाल नहीं, ये बिहार का शासक था, इसका नाम था नुसरत शाह, को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि ली? तो शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि से लिया। ये देखो, हजरत आला की उपाधि ली थी किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में सारी क्लियर है सारी चीजें? ऐसा तो नहीं ना कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं बताया हो? ये जो नुसरत शाह है ये बिहार का शासक था, यहाँ बंगाल लिखा गया, गलत है। ठीक है, ये जो शासक था ये कहाँ का शासक था? ये बिहार का शासक था। किताबों में ज्यादातर बिहार लिखा रहता है, एक्चुअली बंगाल बिहार उस समय अलग अलग नहीं था, एक ही जगह था। बंगाल भी एक था, बिहार भी एक ही था। उस समय बॉर्डर वो नहीं हुआ था, बटा नहीं हुआ था। ठीक है, तो कई किताबों में आपको यहाँ पे बंगाल मिलेगा, कई किताबों में नुसरत शाह दिखेगा कि बिहार का शासक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध, सूरजगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बैटल ऑफ सूरजगढ़ में बंगाल के शासक, इसका नाम है घियासुद्दीन महमूद शाह, उसको पराजित किया। तो बंगाल के शासक 1532-4 में बंगाल के शासक, इसका नाम है घियासुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या नाम है? घियासुद्दीन मोहम्मद शाह नाम है। उसको पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। 13 लाख दिनार युद्ध के कंपनसेशन के रूप में घियासुद्दीन महमूद शाह से कंपनसेशन के रूप में कितना रुपए लिया? 13 लाख दिनार
जो राशि है, दिनार मतलब होता है गोल्ड कॉइन, जो 13 लाख जो दिनार है, सॉरी गोल्ड नहीं होता है, सिल्वर कॉइन को कहते हैं दिनार, ठीक है। 13 लाख सिल्वर कॉइन जो उसको दिनार के नाम से जाना जाता है, उसको देने के लिए क्या किया, विवश किया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक सभी लोग समझ गए। चलो आगे देखते हैं। चौसा के युद्ध में 1539 में बिलग्राम इब कन्नौज के युद्ध में, दोनों युद्धों में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर 1540 में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की और भारत में अफगानों के शासन को स्थापित कर लिया। चौसा का विजय 1539 के पश्चात शेर खान ने सुल्तान आदिल या इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं शेरशाह की उपाधि धारण की। तो इसने शेरशाह की उपाधि क्या की, धारण की 1539 में शेरशाह की उपाधि किसने ग्रहण की, शेरशाह सूरी ने टाइटल को ग्रहण किया, इसका नाम है शेर खान, ठीक है। नोट करो, समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट रहा है। मुझे तो लग रहा है सब कुछ क्लियर है सबको। चलो शेरशाह विक्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अब हम इसको थोड़ा सा कल देख लेंगे, शेरशाह का विक्ट्री और क्या क्या रहा। 1592 में बंगाल अभियान कर रहा है, सूबेदार खिज़र खान के विद्रोह का दमन किया, ये सब हम कर पॉइंट देख लेंगे। शेरशाह की विक्ट्री और एक्सपेंशन रिलेटेड ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ नाम है, देखो नाम को याद करने के पीछे मत भागो, नाम आपको याद हो जाएगा, बस कहीं पे लिख लो, जैसे एक जगह पे नाम लिख लोगे, कई बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने भी जब नाम, देखो हिस्ट्री में नहीं याद रहता किसी को भी, बस क्या किया जाता है, नाम को याद करने के लिए एक जगह पे कहीं पे नाम को लिख लो, ठीक है। और कहानी को पूरा, स्टोरी को पूरा समझ लो, फिर जब दोबारा पढ़ोगे फिर वो नाम पढ़ोगे, फिर जब दोबारा 3-4 बार जब पढ़ लोगे ना, तो वो जो नाम होगा वो अपने आप क्या होगा, लर्न हो जाएगा। बस हिस्ट्री में जब कोशिश करो, जो स्टोरी है ना, स्टोरी जो लाइन है उसको याद रखो कि कहानी क्या है, ठीक है। जैसे शेरशाह पैदा हुआ, ठीक है, कहाँ पे पैदा हुआ, पंजाब में पैदा हुआ, होशियारपुर में पैदा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पैदा हुआ, उसके पिता का नाम था हसन खान। हसन खान के बहुत सारे बच्चे थे, ये अपने बहुत सारे बच्चों पे ध्यान नहीं देता था, इसकी 4 बीवियां थी, 8 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा था, इसका नाम था फरीद खान, जिसको हम शेरशाह सूरी के नाम जानते हैं। आगे चल के इसका मास्टर, ये एक इंसान की सर्विस में है, जिसका नाम था, क्या नाम था, इसका नाम था जमाल खान। जमाल खान की सर्विस में है। जमाल खान को सिकंदर लोधी ने कहाँ का सूबेदार बनाकर भेजा, उसको सर्विस में भेजा जौनपुर के। तो जौनपुर, हसन खान भी जौनपुर चला गया। अब हसन खान जौनपुर जाएगा तो शेरशाह सूरी भी जौनपुर चला जाएगा, ठीक है। अब शेरशाह सूरी भी अपने पिता हसन खान के साथ जमाल खान के अंडर में जौनपुर चला गया, वहां अपनी पढ़ाई लिखाई की। 1520 में जब उसके पिता हसन खान की मृत्यु हो गई, तो 1520 में वो साउथ बिहार चला गया, जौनपुर को छोड़कर कहाँ चला गया, साउथ बिहार चला गया, और बहार खान लोहानी के अंडर काम करने लगा। और फिर उसके जो बेटा था, उसका नाम भी था जमाल खान, उसके अंडर में उसका शिक्षक नियुक्त किया गया। जब इनकी मृत्यु हुई बहार खान लोहानी की, तो दूदू बेगम ने जलाल खान को क्या किया, जलाल खान को गद्दी के ऊपर बैठाया। माइनर था, बहुत छोटी उम्र थी, तो किंग नहीं बन सकता था। फिर जब दूदू बेगम की भी मृत्यु हो गई, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफर किसको हो गई, शेरशाह सूरी को। और जो शेरशाह सूरी है वो साउथ बिहार का क्या बन गया, मास्टर बन गया, गवर्नर बन गया, ठीक है। तो ये जो कहानी हमने अभी तक पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाई, स्टोरी लाइन को याद रखिए। फैक्चुअल डाटा धीरे धीरे टाइम के साथ आपको याद हो सकता है, ठीक है। बस जो स्टोरी लाइन है इतिहास में, उसको याद करिए, ठीक है। यही इतिहास पढ़ाने का सही तरीका है, ठीक है। और एक बात और, ये इतना देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया सारी चीजें। हाँ, मैंने यहाँ पे देखो कानूनगो साहब के बारे में बात की, तो हम लोग हिस्ट्री से बहुत पहले से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है,
ठीक है, बहुत लंबे समय से इतिहास विषय पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबे समय हो गया, कई साल हो गए। ठीक है, तो कोई नया सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, कानूंगो साहब का नाम मैंने ठीक है, आपके लिए हो सकता है, जो लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे मुझसे, वो आपके लिए नया हो सकता है, मेरा चेहरा नया हो सकता है, लेकिन मेरे पढ़ाना हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अन्य जगह भी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे टीजीटी पीजीटी जैसे क्लासेस को पढ़ाया जाता है, नेट के लिए पढ़ाया जाता है, वहाँ भी पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट पर्टिकुलर वहाँ भी पढ़ा सकता हूँ। सेमेस्टर में जा करके मुझे दिक्कतें हुई स्टार्टिंग लेवल में भी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो बहुत बेसिक से हमें पढ़ाना था, बहुत सारे बेसिक से। जब मुझे सीयूटी यूजी का बैच दिया गया तो बहुत बेसिक से चीज़ें बतानी थी, वो मेरे लिए टफ थी, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत बेसिक पढ़ाना भी बहुत मुश्किल कई बार हो जाता है। ठीक है, एट द लास्ट जो भी लोग मुझे देखा सुनना है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आज की यहीं रहेगी, इसका वीडियो नंबर 2 आएगा, उसमें हम और शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी लोग मुझे देखा सुनना है, थैंक यू सो मच, बाय।